हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्ला में। हम लोग बात करेंगे हमारे टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, जहां हम लोगों ने कल इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो है चिकन पॉक्स के बारे में देखा था। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में और डिजीज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज डिजीज जो सेकंड हमारी डिजीज चलेगी, हेडिंग डालिएगा स्मॉल पॉक्स डिजीज। सेकंड हेडिंग डालिएगा स्मॉल पॉक्स। कल मैंने आप लोगों को बताया था चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में एक जो डिफरेंस है, चिकन पॉक्स को छोटी माता कहा जाता है, जबकि स्मॉल पॉक्स को क्या कहा जाता है, चेचक कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स ये एक वायरल डिजीज होती है। पहली बात तो याद रखिएगा ये कैसी डिजीज है, ये एक वायरल डिजीज होती है जो वायरस के कारण होती है। किसके कारण होती है, वायरस के कारण। तो पहली लाइन में यही लिखूंगा, इट इज ए वायरल डिजीज। ये कैसी डिजीज है, ये एक वायरल डिजीज है। कैसी डिजीज है ये एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, इसका जो क्योजेटिव एजेंट है, मतलब किससे ये स्प्रेड होता है, फैलता किससे है, तो वेरियोला वायरस। वहां पे वेरिसेला जोस्टर वायरस था, यहां पर इसका क्योजेटिव एजेंट, इसका जो क्योजेटिव एजेंट है वो कौन है, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, और अगर हम लोग बात करें क्योजेटिव एजेंट वेरियोला वायरस के बारे में, नेक्स्ट इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत पूछा जाता है इसका। इंक्यूबेशन पीरियड, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो वैसे अगर बात करें 7 से 17 दिन होता है, 7 to 17 डेज। और एवरेज अगर बात करें तो कितना होता है, 12 दिन होता है। एवरेज अगर आप निकालोगे तो एवरेज कितना होता है, 12 दिन, 12 डेज जो है वो एवरेज होता है। क्लियर है। चलिए अब देखो कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं, स्मॉल पॉक्स की कुछ हिस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ हिस्ट्री है स्मॉल पॉक्स की कि कब इसका लास्ट केस मिला, कब कहां क्या हुआ, उन बारे में बात हम थोड़ी बहुत करते हैं। हिस्ट्री ऑफ स्मॉल पॉक्स। देखिए इंडिया में अगर बात करें इसके, तो इसका जो लास्ट केस मिला था इंडिया में, अगर बात करें तो लास्ट केस 24 मई 1975 को इसका लास्ट केस मिला था इन इंडिया। इंडिया में इसका जो लास्ट केस है, इन इंडिया लास्ट केस जो है वो कब मिला, 24 मई 24 मई 1975, 1975 में मिला। और कहां पर मिला था, बिहार में मिला था। कहां मिला था लास्ट केस, बिहार में मिला था। लास्ट केस इंडिया में लास्ट केस कहां मिला, 24 मई 1975 को बिहार में लास्ट केस मिला था। 5 जुलाई 1975 को लास्ट के, मैं बोलूं इंडिया जो है वहां से स्मॉल पॉक्स गायब हो गया। 5 जुलाई 1975 को जो है इंडिया से स्मॉल पॉक्स को क्या कर दिया गया, डिक्लेयर स्मॉल पॉक्स फ्री। 5 जुलाई 1975 को, ऑन 5 जुलाई 1975 को इंडिया को क्या कर दिया गया, डिक्लेयर्ड इंडिया डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री। स्मॉल पॉक्स फ्री घोषित कर दिया गया कब, 5 जुलाई 1975 को। और फिर उसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो अप्रैल 1977 को, अप्रैल 1977 को स्मॉल पॉक्स जो है वो टोटली इरेडिकेट घोषित कर दिया गया। अप्रैल, इन अप्रैल 1997 स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से क्या कर दिया गया, उसको टोटली इरेडिकेट कर दिया गया, घोषित कर दिया गया कि भैया अब इसके कोई केस नहीं है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो 26 अक्टूबर 1977 को, अगर बात करें 26 अक्टूबर 1997 को स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस मिला वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें, वर्ल्ड वाइड लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स, वर्ल्ड वाइड लास्ट केस
ऑफ स्मॉल पॉक्स जो है वो मिला सोमालिया। सोमालिया एक जगह का नाम है जहां से, सोमालिया से जो है लास्ट केस मिला। वर्ल्ड वाइड लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स जो कहां से मिला था? सोमालिया। सोमालिया। और अगर बात करें कि वर्ल्ड वाइड जो है वो स्मॉल पॉक्स को इरिडिकेट घोषित कर दिया गया, कब? इरिडिकेशन जो है 8 मई 1980 को डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसको इरिडिकेट कर दिया गया। कब? 8 मई, ऑन 8 मई 8 मई 1980, 1980 को इसको क्या कर दिया गया? इसको इरिडिकेट कर दिया गया, वर्ल्ड वाइड इरिडिकेट कर दिया गया कि भैया अब इसके कोई केस जो है वो नहीं है। वर्ल्ड वाइड इरिडिकेटेड, इरिडिकेटेड बाय डब्ल्यूएचओ, बाय डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसको इरिडिकेट कर दिया गया। तो ये सारे सवाल जो है ये आपसे पूछे जाते हैं। इंडिया में लास्ट केस कहां मिला? बिहार में। कब जो है वो मैं बोलूं कि स्मॉल पॉक्स फ्री कब हो गया? इरिडिकेट कब घोषित कर दिया गया? वर्ल्ड में लास्ट केस कब मिला? और वर्ल्ड वाइड जो है इसको इरिडिकेशन घोषित कब कर दिया गया? ये सारी बातें हमको लिखनी है। और नेशनल स्मॉल पॉक्स इरिडिकेशन प्रोग्राम जो है वो कब चलाया गया? 1961 में। एक और लिख दीजिएगा, नेशनल स्मॉल पॉक्स, नेशनल स्मॉल पॉक्स इरिडिकेशन प्रोग्राम वो कब चलाया गया? वो चलाया गया 1961 में। 1961 में जो है ये प्रोग्राम चलाया गया। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, इसके साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं। इसके साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे। साइन एंड सिम्टम्स, वही 3 स्टेज होगी। पहली होगी प्री इरप्टिव फेज। फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी? फर्स्ट स्टेज होगी प्री इरप्टिव फेज। प्री इरप्टिव फेज, जिसको हम लोगों ने, आपको याद होगा नाम बताया था, प्रोड्रोमल फेज भी कहते हैं, जिसमें सारे सिम्टम्स सेम होंगे चिकन पॉक्स के जैसे ही। क्या क्या होगा? वही फीवर होगा, वही वॉमिटिंग होगी, रेस्टलेसनेस होगा, और उसके अलावा जो है बैक एक होगा। ये सब चीजें जो हैं वो आपको प्री इरप्टिव फेज में दिखाई देगी। इरप्टिव फेज में क्या क्या होगा वो देखिए, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इरप्टिव फेज में क्या क्या होगा? इरप्टिव फेज आपको याद होगा, चिकन पॉक्स की इरप्टिव फेज की हम लोगों ने बात की थी, तो रैसेज दिखाई दिए थे, याद है क्या? रैसेज दिखाई दिए थे। और सबसे पहले रैसेज कहां दिखाई दिए थे? ट्रंक पर। तो इसमें भी रैसेज दिखाई देंगे, लेकिन सबसे पहले रैसेज कहां दिखाई देंगे? फेस पर। तो फर्स्ट रैसेज अपेयर ऑन, सबसे पहले रैसेज कहां दिखाई देंगे? फर्स्ट रैसेज अपीयर ऑन, कहां दिखाई देंगे? फेस पर दिखाई देंगे। सबसे पहले कहां दिखाई देंगे? फेस पर। सबसे पहले जो है वो कहां दिखाई देंगे? वो फेस पर दिखाई देंगे। उसके अलावा आपको बताया था वहां पर प्लियोमोर्फिज्म पाया जाता है। चिकन पॉक्स में प्लियोमोर्फिज्म होता है, मतलब मैक्युलर, पेप्युलर, वेसिकल और स्कार स्टेज सारी एक साथ प्रेजेंट होती है। इसमें प्लियोमोर्फिज्म एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है? प्लियोमोर्फिज्म एब्सेंट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो इसके अंदर जो है वो अगर बात बताएं कि वो जो रेसेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहां पर सेंट्रीपेटल था, इसके अंदर कैसा होगा? सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब वहां पर जो रेसेस थे वो आपको याद होगा, मैं बोलूं कि पेरीफेरी टू सेंट्रल थे, बाहर से अंदर की तरफ थे। लेकिन यहां पर किधर होगा? सेंट्रल टू पेरीफेरी। किधर की तरफ होगा? सेंट्रल टू पेरीफेरी। उसके अलावा आपको याद होगा वहां पर
एक्जिला जो है वो इन्वॉल्व था, लेकिन पाल्म और सोल्व इन्वॉल्व नहीं थे, याद है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है वो एक्जिला नोट इन्वॉल्व, लेकिन पाल्म और सोल्व इन्वॉल्व होंगे। एक्जिला एक्जिला नोट इन्वॉल्व बट पाल्म एंड सोल इन्वॉल्व। पाल्म और सोल जो है वो क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो मल्टीलोब्यूलर रेसेज होंगे। वहां पर कैसे थे रेसेज, यूनिलोब्यूलर, यहां पे कैसे होंगे, मल्टीलोब्यूलर डीप शिफ्टेड। मल्टीलोब्यूलर मल्टीलोब्यूलर डीप शिफ्टेड, मतलब गहराई तक शिफ्ट है, उनका अंदर तक होंगे वो डीप शिफ्टेड। कैसे होंगे, मल्टीलोब्यूलर होंगे, डीप शिफ्टेड अम्ब्लिकेटेड जो है रेसेज यहां पाए जाएंगे। डीप शिफ्टेड अम्ब्लिकेटेड, अम्ब्लिकेटेड जो है वो रेसेज यहां पर दिखाई देंगे। तो आपसे ये 5 चीजें पूछी जा सकती है, 1 2 3 4 5। रेसेज सबसे पहले कहां होंगे, फेस पर। प्लियोमोर्फिज्म के अंदर नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगल होगा, उसके अंदर कैसा होगा, सेंट्रीपेटल। उसके अंदर एक्जिला इन्वॉल्व होता है, पाल्म और सोल इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इसके अंदर एक्जिला नॉट इन्वॉल्व, पाल एंड सोल इन्वॉल्व होंगे। और इसके अंदर मल्टीलोब्यूलर रेसेज होते हैं, उसके अंदर कैसे होते हैं, यूनिलोब्यूलर रेसेज होते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है, इतना सा स्मॉल पॉक्स के बारे में ये चीजें जो है याद रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग अगली डिजीज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट डिजीज है हमारी मीजल्स। चलिए, ये हमने स्मॉल पॉक्स के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें हमने खत्म की। अगली हमारी डिजीज है जिसका नाम है मीजल्स। नेक्स्ट डिजीज इसका नाम क्या है, मीजल्स। मीजल्स को हम लोग जो है एक अदर दूसरा नाम जो है इसका वो है रूबियोला। याद रखना, रूबेला नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रूबियोला। इसका दूसरा नाम जो है इसको बोला जाता है रूबियोला। एक जगह आप लोग रूबेला बताऊंगा मैं आप लोगों को, जर्मन मीजल्स को रूबेला बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, रूबियोला। इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, रूबियोला। रूबियोला, ठीक है, इसको दूसरा नाम है इसका रूबियोला। ये भी कैसी डिजीज है, ये भी एक वायरल डिजीज है, जो कि आरएनए वायरस के कारण ही होती है। ये भी एक वायरल डिजीज है। इसके बारे में देखिए सब कुछ लिख देते हैं। ये कैसी डिजीज है, ये एक वायरल डिजीज है। ये भी कैसी डिजीज है, ये एक वायरल डिजीज है, जो किसके कारण होती है, जो कि आपके मैं बोलूं कि वायरल डिजीज है जो किसके कारण होगी, जो आपके अगर बात करें हम लोग तो वायरस के कारण होगी। इसका क्यूजेटिव एजेंट भी आरएनए वायरस होता है, जो पैरामिक्सो फैमिली का ही होता है। क्यूजेटिव एजेंट जो है इसका वो कौन होगा, क्यूजेटिव एजेंट जो है वो इसका आरएनए वायरस ही होता है। पैरामिक्सो फैमिली का सदस्य ही होता है। आरएनए पैरामिक्सो वायरस ही हम लोग उसको भी बोल देते हैं। चलिए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड से इसके बहुत सवाल आए हैं, बहुत 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 सवाल। इंक्यूबेशन पीरियड समझ गए ना क्या होता है, बैक्टीरिया के या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में एंटर होने से लेकर फर्स्ट सिम्टम अपेयर होने तक का समय क्या कहलाता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 to 14 डेज जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इसका जो सीजन है वो कौन सा होगा, विंटर सीजन। आइसोलेशन कितना करते हैं इसके लिए, 7 डेज का। देखो इसके लिए जो आइसोलेशन बच्चे को अलग किया जाता है, इसके लिए आइसोलेशन कितना करते हैं, 7 डेज का आइसोलेशन इसके लिए किया जाता है। और कौन से सीजन में होती है ये जो है अगर बात करें तो विंटर सीजन में ही होती है। एक और होता है कम्युनिकेबल पीरियड भी होता है, मतलब 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक कि भैया, जिसमें ये मैक्सिमम स्प्रेड हो सकती है, मतलब इसके फैलने के सबसे ज्यादा चांसेस क्या रहते हैं, वो कम्युनिकेबल पीरियड कहलाता है। तो वो 4 डेज बिफोर और 4 डेज आफ्टर होता है। अगर बात करें इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन,
रूट ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा रहेगा? वही सेम रेस्पायरेटरी रूट रहता है। कौन सा रहता है? रेस्पायरेटरी रूट रहता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा भैया? हमारी बॉडी में कैसे या किस तरीके से, हमारे अंदर तो कैसा आ रहा है, कौन से रूट से आ रहा है? रेस्पायरेटरी रूट से। और इसका मोड क्या है, मतलब ये हमारे रेस्पायरेशन में कैसे आ रहा है? बाय ड्रॉपलेट्स। तो रेस्पायरेटरी रूट और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका ड्रॉपलेट होता है। क्या होगा? ड्रॉपलेट। मतलब समझ गए क्या? भैया पेशेंट जो है खांसेगा, छींकेगा, उसके ड्रॉपलेट्स जो है वो हवा में घूमेंगे और उनसे जो है हमारे रेस्पायरेशन सिस्टम, या हम उनको क्या कर लेंगे, हम जो है हमारे रेस्पायरेशन सिस्टम के थ्रू, रेस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या कर लेंगे? इनहेल कर लेंगे और क्या हो जाएंगे? इन्फेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं इसके अंदर पहली स्टेज वही प्रीरप्टिव और इरप्टिव फेज की बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहली साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे। नेक्स्ट साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे हम लोग, इसके एस एस साइन सिम्टम्स की बात करेंगे। और उसमें भी सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्री इरप्टिव फेज की। प्री इरप्टिव फेज मतलब डिजीज से पहले या प्रोड्रोमल फेज में क्या होगा, वो सब बातें करेंगे। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्री इरप्टिव फेज। यहां पर कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्री इरप्टिव फेज में क्या होता है? एक होगा फीवर, फोटोफोबिया, लेक्राइमेशन और रेड आई होगी। देखो क्या क्या होगा? फीवर, फोटोफोबिया मतलब उसको लाइट में जाने से डर लगेगा। फोटोफोबिया जैसे लाइट है, इसमें जाने से डर लगता है, अंधेरे में रहना पसंद करता है। फोटोफोबिया लाइट से डर लगता है। लेक्राइमेशन उसके आंसू आएंगे बहुत ज्यादा। लेक्राइमेशन आंसू आना बहुत ज्यादा। आंखें कैसी हो जाएगी? एकदम रेड आई। आंखें कैसी हो जाएगी? एकदम लाल आपको आंखें दिखाई देगी, जैसे खून का बदला वैसे, जैसे आंखें बिल्कुल एकदम लाल दिखाई देगी। उसके अलावा 3CS साइन आपको यहां दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे यहां हमको? नेक्स्ट 3CS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3C साइन आपको दिखाई देंगे। 3 आपको सी साइन दिखाई देंगे। क्या? पहला सी का मतलब है, फर्स्ट सी कफिंग, आपको कफ दिखाई देगा। सी पहले सी का मतलब है कफिंग, कफिंग। दूसरे सी का मतलब है आपको कफिंग कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस। सेकंड सी का मतलब क्या है? कोराइजा मतलब जो म्यूकस लाइन होती है नोज में, उसमें क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन। कोराइजा, कोराइजा, कोराइजा। कोराइजा का मतलब लिख दीजिएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस लाइन ऑफ नोज। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस लाइन ऑफ नोज। नोज के जो म्यूकस लाइन है उसमें क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाता है, कोराइजा बोलते हैं उसको। और तीसरे सी का मतलब होता है कंजक्टिवाइटिस, और उसी के कारण जो है ये आंसू आना, ये आंखों का लाल हो जाना, ये सब उसी के सिम्टम है। सी कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ आपके कंजक्टाइवा का क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। कंजक्टाइवा जो आपके आंखों के ऊपर है वहां पर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा का इन्फ्लामेशन हो जाता है इसके अंदर। क्लियर है? तो देखो ये सारे सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है फोटोफोबिया के बारे में, लेक्राइमेशन के बारे में, रेड आई, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3C के बारे में। 3C जो साइन है वो किसका साइन है? मीजल्स का साइन है। कफिंग, बहुत ज्यादा कफ आएगा। कोराइजा मतलब आंख, नाक जो है बिल्कुल एकदम लाल हो जाएगी, पानी निकलेगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा म्यूकस लाइन का, हाँ म्यूकस निकलेगा। और कंजक्टिवाइटिस मतलब आंख जो आपकी कंजक्टाइवा है उसका क्या हो जाएगा? उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा।
उसके अलावा प्री इरप्टिव फेज में ही एक और सिम्टम होता है कोपलिक स्पॉट्स। क्या दिखाई देते हैं पेशेंट के अंदर? कोपलिक स्पॉट्स दिखाई देते हैं। अगला सिम्टम है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है प्री इरप्टिव फेज का, नेक्स्ट सिम्टम है कोपलिक स्पॉट्स, कोपलिक्स स्पॉट। और ये सवाल इतनी बार एग्जाम में आ चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। कोपलिक स्पॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मीजल्स। किसका फीचर है? मीजल्स का फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? मीजल्स का। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी ओरल कैविटी है उसमें टेबल सोल्ट लाइक अपीयरेंस, छोटे छोटे नमक के दाने जैसी स्ट्रक्चर जो है वो मुंह के अंदर दिखाई देती है। क्या होता है इसके अंदर? देखो पहली बात तो कोपलिक स्पॉट कहां दिखाई देते हैं? प्रेजेंट ऑन माउथ या प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, जो हमारी मुख गुहा है वहां पर दिखाई देते हैं। अब उसमें भी कहां पर आपसे पूछा जाए कि भाई मुख गुहा में भी कहां, तो जो आपके मोलर टीथ है, फर्स्ट और सेकंड जो मोलर टीथ है उनके अपोजिट साइड में। तो अपोजिट टू फर्स्ट एंड सेकंड मोलर टीथ कहां दिखाई देते हैं? अपोजिट साइड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मोलार टीथ। जो फर्स्ट और सेकंड जो मोलार टीथ है उनके अपोजिट साइड में दिखाई देंगे। और कैसे अपीयरेंस होता है इनका? टेबल सोल्ट लाइक अपीयरेंस, जैसे नमक होता है ना, नमक खाने का नमक डालते हैं सब्जियों में, वैसा इसका बिल्कुल दिखाई देता है। वाइट टेबल सॉल्ट लाइक अपीयरेंस, व्हाइट टेबल सॉल्ट लाइक अपीयरेंस, नमक के दाने जैसा, सॉल्ट लाइक अपीयरेंस, नमक के दाने जैसा। कैसा दिखाई देगा? नमक के दाने जैसा दिखाई देगा, नमक के दाने जैसा। ठीक है, चलिए, तो ये सब इसके सिम्टम्स जो है वो दिखाई देंगे किसमें? प्री इरप्टिव फेज में। मैं फिर कह रहा हूं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोपलिक स्पॉट, याद रख लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में? इसकी इरप्टिव फेज के बारे में। सेकंड स्टेज इसकी कौन सी है? इरप्टिव फेज। इरप्टिव फेज, देखो इरप्टिव फेज में क्या होगा वो देख लेते हैं। इसकी इरप्टिव फेज की बात अगर करें तो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो यहां पर जो रेसेज हैं वो दिखाई देंगे। तो फर्स्ट रेसेज कहां दिखाई देगा? बिहाइंड ईयर, कान के पीछे सबसे पहले रेसेज कहां दिखाई देंगे? फर्स्ट रेसेज अपीयर कहां दिखाई देंगे? बिहाइंड ईयर, कान के पीछे, बिहाइंड ईयर, कान के पीछे। कैसे कलर के होंगे? डस्टी रेड कलर के होंगे ये। कैसे कलर के होंगे? इनका कलर जो होगा कैसा होगा? डस्टी रेड कलर के होंगे। और उसके अलावा कौन सी स्टेज होगी? मैक्यूलोपैपुलर स्टेज। रेसेज की कौन सी स्टेज होगी? मैक्यूलोपैपुलर, मतलब प्लियोमोर्फिज्म नहीं होंगे, सारी स्टेज नहीं होगी, केवल मैक्यूलोपैपुलर। कलर कैसा होगा? कलर जो है डस्टी रेड। कलर कैसा होगा? डस्टी रेड, धूल लाल, लाल धूल, धूमिल कलर है ना। और कैसी स्टेज होगी? मैक्यूलो पैपुलर स्टेज ऑफ रेसेज। रेसेज की कौन सी स्टेज होगी? मैक्यूलो पैपुलर स्टेज ऑफ रेसेज यहां पर होगी। क्लियर है? चलिए भैया आगे चलते हैं। तो ये सब कहां दिखाई देंगे? आपके इरप्टिव फेज में। पोस्ट इरप्टिव फेज में क्या होगा? पेशेंट जो है वो साइन और सिम्टम रिकवर कर लेगा। हाँ, और अगर बात करें तो जो है थोड़ा सा वजन कम हो जाएगा, कुछ दिनों के लिए उसका वजन बिल्कुल कम हो जाता है। देखो पोस्ट इरप्टिव फेज में क्या होगा। लेकिन यहां पर पोस्ट इरप्टिव फेज में पेशेंट को लगता है कि वो ठीक हो गया है, और कई बार वापस से उसमें इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन वापस से हो जाता है। हाँ, तो रिकवर फ्रॉम साइन एंड सिम्टम्स, रिकवर फ्रॉम साइन एंड सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स से क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा, वेट लॉस होगा, वेट लॉस, लेकिन कुछ दिन में वापस से जो है वो वेट बढ़ जाएगा।
क्लियर है। अब देखो इसके लिए वैक्सीन लगाते हैं हम लोग, कौन सी, मीजल्स वैक्सीन, जो कैसी है, एक आपकी लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है। चलो अब आइए इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं इसकी। वैक्सीन कौन सी लगाते हैं, मीजल्स वैक्सीन लगाते हैं 9 मंथ पर। मीजल्स वैक्सीन MMR के फॉर्म में लगती है वैसे ना, मीजल्स मम्स रूबेला। मीजल्स वैक्सीन जो कैसी है, आपकी एक लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। कैसी है, लाइव वैक्सीन है एक तरीके की। लाइव वैक्सीन की मैं ट्रिक बता चुका हूं आप लोगों को, बॉय लव द क्राइम, याद होगा, इम्यूनाइजेशन में लिखवाया था मैंने। हाँ, रूट क्या होता है इसका, SC रूट होता है। रूट कौन सा है, SC रूट। कब लगाते हैं, 9 मंथ पर लगाते हैं, और कितना लगाते हैं, 0.5 ml जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। और आप जब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पर आशा जो है, जब 9 मंथ की वैक्सीन लग जाती है बच्चे को, तो उसमें कुछ इंसेंटिव्स जो है वो मिलते हैं आशा को, है ना, वो बताया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो इसके बाद इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके अंदर, वो भी बात कर लेते हैं। चलिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस और बता देता हूं लास्ट इसके अंदर, कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस किसके, मीजल्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। देखो सबसे पहले तो क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग इसके अंदर, तो मीजल्स एसोसिएट डायरिया हो सकता है पेशेंट को। क्या हो सकता है, मीजल्स एसोसिएट डायरिया। एसोसिएटेड डायरिया। उसके अलावा क्या हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया। सेकंड क्या हो सकता है इसके अंदर, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। उसके अलावा अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और क्या हो सकता है, मीजल्स हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, न्यूमोनिया हो सकता है, और उसके अलावा आपका लेरिंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, लेरिंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। उसके अलावा सब एक्यूट स्क्लेरोसिस, या मैं बोलूं सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनसिफिलाइटिस, स्क्लेरोसिंग पेनसिफिलाइटिस, पेनन सेफलाइटिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SSPE। ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मीजल्स एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है बात। मीजल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा। मीजल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है वायरल डिजीज है, क्यूजेटिव एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, कफिंग कोराइजा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता चुका हूं कहां होते हैं, ये पद पूछ सकता है। उसके अलावा इसके फर्स्ट रेसेज कहां दिखते हैं ये पूछ सकता है, पोस्ट इरप्टिव में नहीं आता सवाल। और उसके अलावा ट्रीटमेंट मीजल्स से पूछ सकते हैं, और उसके अलावा ये कॉम्प्लिकेशंस पूछ सकते हैं। तो ये हमने किसकी बात की, हमने 2 डिजीज की बात की, मीजल्स और मम्स की बात की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अगली डिजीज के बारे में बात करेंगे, जर्मन मीजल्स, मम्स और इन सब की बातें करेंगे। यहां उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग फिर से आपसे मिलेंगे। चलिए तो अब तक आपको ये बताइएगा प्लियोमोर्फिज्म स्टेज किस में प्रेजेंट होती है, ए चिकन पॉक्स, बी स्मॉल पॉक्स, सी मीजल्स, या डी मम्स। जल्दी से बताइए, प्लियोमोर्फिज्म इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स या मीजल्स। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय।